करते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, अब हम थोड़ी सी चीजों को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज के बाद मतलब आज की क्लास के बाद न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होने वाला है, तो ध्यान देना। इलेक्ट्रिक करंट इन अ रजिस्टर, सिंबल ऑफ रजिस्टर क्या होता है वो आपको पता होता है। दो तीन तरह के रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, पर उनसे आपको खास मतलब है नहीं कि वेरिएबल है नहीं, उससे मतलब नहीं। आपके लिए जो रेजिस्टेंस का सिंबल होगा वो इस तरह से होगा, ये होगा आपके लिए रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि करंट कैसे बहता है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इन अ रजिस्टर। तो कोई रजिस्टर हो दुनिया में, कोई भी चीज रजिस्टर हो चाहे ना हो, आपका जो करंट होता है, रजिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, आपके रजिस्टर के अंदर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमेशा जो करंट बहता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रहता है। अगर आपका क्या है, अगर वहां पे आपका कोई रजिस्टर रखा हुआ है, हम हमेशा हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और लो पोटेंशियल को हमेशा हम नेगेटिव साइन के, मतलब वी एच की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, और वी एल की वैल्यू चाहे पॉजिटिव भी हो लेकिन उसको हम नेगेटिव से दर्शाने की कोशिश करेंगे। और सिंपल सी बात है, कोई इतना कहने वाली बात है नहीं। अब सुनो आगे चलते हैं इसके बाद। इसके बाद बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर यू, बट वेरी इजी बिकॉज वी हैव स्टडीड इट इन योर अर्लियर क्लासेस आल्सो। आपने बचपन में भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें टारगेट नहीं करने वाले अपन। हाँ, लेकिन इतना है कि पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ तो आप बहुत सिंपल से जानते हो कि आपको क्या होता है। ओम्स लॉ बच्चा बच्चा जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इट इज V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, V इज इक्वल टू आई आर होता है। एक्चुअली में ओम्स लॉ की अगर हम बात करते हैं ना, तो ओम्स लॉ होता क्या है, वो ये बोलता है कि जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपका आता है R। ठीक है, मतलब अगर मैं V और I के बीच में, अगर मैं V और I के बीच में आपका एक वो बनाता हूँ, क्या कहते हैं, ग्राफ बनाता हूँ, V और I के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो ये कैसे निकल के आएगी, साफ साफ दिख रहा है सर, ये कैसी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, जहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 0। यानी ये आपका y इज इक्वल टू, मतलब आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या बनेगा आपका, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह की लाइन बन जाएगी। ठीक है, कभी कभी इस पे भी सवाल आ जाते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये इसका v इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से, v इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से आप ये क्या बोल सकते हो ग्राफिकली कि r क्या है आपका, r इज v अपॉन i, हेंस r इज स्लोप ऑफ v वर्सेस i कर्व। v वर्सेस i कर्व का स्लोप क्या होता है, वो होता है रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। अब याद करो, मैंने बहुत पहले आपको एक चीज पूछी थी आपसे कि आर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, आर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। क्या आर डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका मटेरियल क्या है? हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है, आर इज इक्वल टू मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है ना। दूसरा, क्या आपकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है? क्या ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है? क्या आंसर है बिल्कुल सर, एल एंड ए पे डिपेंड करता है ना। तीसरा क्या था, क्या वो करंट पे डिपेंड करता है? और चौथा क्या था, क्या वो आपका पोटेंशियल पे डिफरेंस पे डिपेंड करता है? तो अब इसके आंसर निकल के आएंगे क्या कि सर वो आपका जो है करंट पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है वो, क्योंकि आपका आर का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। आपको यहाँ से रेजिस्टेंस के बारे में सारी जानकारी देनी है। लेकिन सर हम तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला देख रहे हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है और क्वेश्चन आया भी एग्जाम में। वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने एक बार रेजिस्टिविटी के लिए किया था, कि मैंने क्या किया कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस becomes double becomes double अरे कौन सी क्वेश्चन दिया नहीं, becomes double, then new resistance will, क्या हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मान लो पहले आर था तो बाद में भी आर रह गया, बाद में 2r हो गया, या 3r/2 हो गया। डी आपका मान लीजिए आपका क्या हो गया, आपका आर टू 4r हो गया, इस तरह से। तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। सर बच्चे क्या करेंगे, सर बच्चे बोलेंगे सर v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो यहाँ से r क्या आ गया, v अपॉन आई हो गया। इसका मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 लिख सकता हूँ। तो v2 कितना है, डबल हो गया, तो v2 को मैं 2v1 लिख सकता हूँ, यहाँ v1 आ जाएगा, काटा पीटी मचाओगे, r2 को तुम 2r1 पाओगे, और इसके देखते ही धड़ल्ले से आंसर डी मार दोगे। और यही करते ही तुम्हारा जो एग्जामिनर है या जो तुम्हारी ओनर शीट है वो खुशी खुशी तुम्हारे नंबर काट दे देगी और लिख देगी आपकी छाती पे
कि पाप किया तुम लोगों ने गधेड़ों, कि भाई पाप क्या है इसमें, पाप क्या है, आंसर सर इसका आर ही रहेगा, आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने अभी समझाया कि आर को अगर आपको चेंज करना है, आर सिर्फ चेंज करता है इन तीन चीज से और कुछ नहीं, तीन भी नहीं है, दो ही है आपका। आर रो क्या है, रेस्टिविटी मटेरियल, और एल अपॉन ए ये ज्योमेट्री होती है। बाकी आई एंड वी पे वो डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। अच्छा सर अगर डिपेंड नहीं करता तो फॉर्मूले से क्यों आ रहा है बात, देखो आपका पता है होगा क्या, मैं बताता हूँ क्या होगा। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई तो ठीक है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है जब आपका पोटेंशियल डबल होगा ना, जब पोटेंशियल डबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस टाइम पे करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जब तुम्हारा पोटेंशियल डबल होगा ना ऑटोमेटिकली, मनदीप जी आप पूरा आंसर बोल रही हो, ठीक है, जब आपका पोटेंशियल डबल होगा ऑटोमेटिकली आई भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर ये 2 भी हो जाएगा तो ये भी 2i हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2i कट जाएंगे, अभी भी तुम्हारा r क्या रहेगा, v अपॉन आई ही रहेगा। तो जब आपका पोटेंशियल डबल होता है तभी तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सर ओम्स लॉ ये बोलता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। इसका मतलब अगर v आपका डबल होकर 2 भी हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब i भी बढ़ के आपका 2i होना चाहिए। रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही रहेगा। अगली बात समझ में, इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, धड़ल्ले से बच्चे गलत करके आते हैं और धड़ल्ले से उनके आंसर भी गलत होते हैं और नंबर भी खूब धड़ल्ले से ही कट जाते हैं। आई होप कि ये सिंपल सी बात आपके हर बच्चे के दिमाग में अच्छे से घुस गई होगी। अगर हम वापस से लौट के आए उस टॉपिक, तो v इज इक्वल टू आई आर में हर चीज का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए बच्चों, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करूं तो एक्चुअली में लिखा वी रहे हो, ये एक्चुअली में होता डेल्टा वी है, मतलब ये होता है आपका वी हाई माइनस वी लो होता है, ठीक है। और यहाँ पे आई क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं आई, तो आई तो होता है आपका करंट होता है, ठीक है। आई क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है करंट, ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ये भी आप बात जानते ही हो। बाकी आर तो क्या होता है, आर तो सब बच्चा जानते ही कि रेजिस्टर होता है या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टर होता है या रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इनकी मैं बात करूं उनकी यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, वोल्ट्स, ठीक है। इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी, यूनिट हो जाएगी वोल्ट्स, ठीक है। और या फिर इसको हम वी भी लिख सकते हैं सिंपल। और इसी वजह से क्योंकि वोल्ट्स होते हैं, इसको हम कभी कभी वोल्टेज के नाम से भी पुकार लेते हैं। और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो क्या होती है, यूनिट होती है एम्पेयर, ठीक है, ए। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, होती है ओम। ये छोटी मोटी यूनिट तो आपको हर किसी को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये छोटी मोटी बात सबको समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मेरे प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए बच्चों, कि मान लीजिए इस तरह से है आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसकी वैल्यू मैंने आपको दे रखी है से 0.5 ओम। और मैंने बोला कि यहाँ पे वी एच है आपका 4 वोल्ट, और यहाँ पे है आपका वी एल है आपका 2 वोल्ट। आपसे पूछता हूँ, बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे सर, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होता है, आई आर होता है। तो मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन आर लिख सकता हूँ। V क्या होता है, वी एच माइनस वी एल होता है अपॉन आर। तो वी एच कितना है सर, वो है 4, ये है 2, आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका आर। आर कहाँ गया, आर आर 0.5, तो 2 अपॉन, तो आ गया आपका आंसर 2 अपॉन 0.5, जिसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो प्यार से 4 एम्पियर निकल के आ जाएगी। अच्छा एक और बात, अगर तुमसे इस सवाल में ये पूछे, तुमसे इस सवाल में ये पूछे कि भाई मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ तुमसे इस सवाल में ये पूछे कि मुझे ये बताओ कि इसमें आपका जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे सर हाई वोल्टेज है 4, लो वोल्टेज है 2, तो करंट आपका इस तरह से फ्लो करेगा। इस तरह से आप इसको समझा सकते हो, किसी को भी बता सकते हो। अच्छा इसको हम एक और तरीके से समझा सकते हैं क्या, तो तुम एक बात देखो, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको हम अक्सर आगे से हम ऐसे दर्शाएंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस। क्यों, मैंने कहा था आपसे कि हम हाई वोल्टेज को, सुन लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट मत करो, मैंने क्या कहा था, हाई वोल्टेज को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और लो वोल्टेज को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका वी आर। इस वी आर का मतलब क्या हो गया, इस वी आर का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस आर के। तो वो होगा क्या, अरे वो और कुछ नहीं, वो भी वी के ही बराबर होगा, तो वो भी क्या होगा आपका वी एच, वी एच माइनस वी एच। देखो इस आर के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही होगा। जब भी आपको आज के बाद रेजिस्टर दिखाई दे,
आज के बाद रजिस्टर दिखाई दे रहा है, आपने ऐसे बना दिया है, तो आप यहाँ लोगे प्लस, क्यों लोगे सर? करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इस तरफ आपका होना चाहिए क्या? हाई पोटेंशियल, और इस तरफ होना चाहिए लो पोटेंशियल। इसको आप यहाँ पे वी आर लिख दोगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आई आर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्योंकि आपको पता है कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल आते हैं, तो रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होता है? इन रेजिस्टेंस पोटेंशियल हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पोटेंशियल ड्रॉप होता है हमेशा। पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस, जब भी कहीं कोई रेजिस्टेंस लगाओगे तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्टली मैंने आपके सामने बना दी। अब आगे की बात सुनो। मान लो कि इस तरह के रजिस्टर आपके सामने आ जाए, इस तरह से रजिस्टर आपके सामने आ जाए, तो देखो मैंने बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लो वी ए बोल दिया, यहाँ पे वी बी बोल दिया, ठीक है, और मैंने बोला करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तरह से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें इसमें वी आर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, वी आर का मतलब क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। बस तो क्या आप देखो क्या करना, सुनो सुनो, जैसे ही आपको दिखेगा, जैसे ही आपको दिखेगा रेजिस्टेंस ऐसे करंट ऐसे है, तो यहाँ पे चुपचाप से प्लस बना देना, यहाँ चुपचाप से माइनस बना देना, ठीक है। फिर आप क्या करना, फिर आप क्या करो, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना, ए से स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। मैंने ए पे पोटेंशियल लिखना है, ए पे पोटेंशियल क्या हो गया? वी ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, यहाँ का पोटेंशियल मुझे निकालना है ना, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा वी आर, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ू, अब कुछ मैं चीज बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैं चीज बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान देना, सुन लो। मैं वी ए से आगे बढ़ा, प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस, तो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि वोल्टेज गेन हो रहा है? सर मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जब भी आप वोल्टेज ड्रॉप लोगे तो उसको जब आपको यहाँ पे लिखना है तो आप उसको माइनस के साथ लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे। तो मतलब मैं आगे कहता हूँ वी ए, सर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ना, तो मैं वी ए में से वी आर घटा दूंगा, वी ए में से वी आर घटा दूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है। क्या दुनिया खत्म हो गई यहाँ पे? यहीं तक जाना था ना मुझे, यहीं तक जाना, यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे इक्वल टू कहाँ पे आकर रुक गया मैं? वी बी। बात समझिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने बोला कि सर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, सर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मतलब जितना भी वोल्टेज यहाँ पे हुआ करता था उसको कम कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप को मैं हमेशा क्या कहता हूँ? नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। ये अच्छा, ये प्लस माइनस कैसे बनाया होगा आपने? इस प्लस माइनस को बनाने के लिए आपने करंट की जरूरत थी। समझ लो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके मैं बहुत जल्दी डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम में ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी आपके लिए, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ये कैसे बनाया? ये करंट की डायरेक्शन, करंट हमेशा आपका हाई से लो बहता है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे कुछ भी हो, हाई से लो बहता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, मैं आगे आऊंगा, मैंने बोला वी एस से आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा नेगेटिव साइन के साथ, तो मैं क्या बोला, वी ए के बाद आ गया तो वी आर, उसके बाद क्या? वी भी खत्म हो गया, उसके बाद कुछ है ही नहीं ना, तो वी ए माइनस, तुम्हारे पास दो तरीके हैं, क्या? वी ए माइनस वी आर इज इक्वल टू वी भी कर दो, या फिर तुम ये भी कर सकते हो, वी ए माइनस वी आर माइन, उसके बाद वी बी को घटाओगे इज इक्वल टू जीरो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। हो गया, तो यहाँ से अगर तुम वी आर निकालने की कोशिश करोगे तो वो वी ए माइनस वी भी निकल के आएगा। भाई आना भी चाहिए था, आना भी चाहिए था, क्यों आना चाहिए था? सर साफ सीधी बात है कि सर आपका जो वी आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और लगा ही नहीं हुआ, तो रेजिस्टेंस के अलावा लगा ही नहीं हुआ, तो जितना ड्रॉप आपका रेजिस्टेंस पे होना चाहिए उतना ही रेजिस्टेंस, उतना जितना ड्रॉप आपका वी ए से वी बी में हो रहा है, वो टोटल ड्रॉप कहाँ आना चाहिए? वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बोली है, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या? मैं बोला मैंने वी ए लिख दिया, माइनस मैं वी आर जानता हूँ, वी आर होता क्या है? ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं इसको, आई आर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस आई आर इज इक्वल टू वी। जल्दी बता दो क्या सब बच्चों को ये लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हर किसी को समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि आगे इसका बहुत ज्यादा अच्छा यूज आने वाला है, अभी बस थोड़ी देर बाद इसका मैं अच्छा खासा यूज करूंगा, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं लिखी, ठीक है। ये लिखना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हम बढ़े तो अब हम देखना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज जिसका फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इस पे आते हैं, वो है आपका जो मैं शायद आपसे बोला भी था कल कि मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद रखना, वो है आपका इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हीट। देखो, तो इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीट समझना इस बात को अच्छे से, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम अपना कोई H से, कोई Q से रिप्रेजेंट करता है, हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई E से डिनोट करता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीट इन रेजिस्टेंस, ठीक है, इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर में मुझे निकालनी है हीट और पावर। तो सुनो क्या 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 करते हैं,
हर बच्चा जानता है कि आपका जो पावर होती है, वो क्या होती है आपकी, वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है। हम सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे जो पावर होती है वो क्या होती है आपकी, एनर्जी अपॉन टाइम होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है। अब सुनो, मैंने बोला कि जो पावर होती है वो क्या होती है आपकी, एनर्जी अपॉन टाइम होती है। हाँ सब जानते हैं टाइम। अब सुनो, एनर्जी का मतलब तुम इस तरह से ले सकते हो कि वो इस तरह से, और कुछ नहीं, कोई वर्क हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो आपका चार्ज हो रहे हैं, आप किसी तार में चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो वर्क एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट करेंगे, वो एनर्जी आपकी वर्क की फॉर्म में डिसिपेट करेंगे। किसकी फॉर्म में डिसिपेट करेंगे, वो आपकी एनर्जी जो है वो वर्क की फॉर्म में डिसिपेट करेंगे। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, वर्क चार्ज की वजह से ना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क की अगर बात करनी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क को मैं एक तरह से पोटेंशियल भी मान सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, वो होती है क्यू इंटू वी होती है। ये सबको पता है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म मतलब क्यू इंटू वी था, बिल्कुल था सर। तो मैं इस वर्क की जगह पे क्यू रखता हूँ। मैं सर वैल्यू से मतलब, मुझे साइन वाइन से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे क्यू वी रख दिया है, और अपना यहाँ पे टाइम रख दिया। टाइम को मैं टी से दिखा रहा हूँ। अब एक काम करता हूँ, मैं वी को यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्यू बाय टी लिखता हूँ। अब हर बच्चा जानता है इस क्यू बाय टी का मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होना चाहिए क्यू बाय टी क्या होता है। क्यू बाय टी और कुछ नहीं, तो आपका करंट होता है। तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आता है यहाँ से, वी आई। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वी आई। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। दिक्कत है कहीं भी हल्की सी भी तो बता दो, कोई दिक्कत हुई तो। साथ में हाँ या ना करते रहा करो, जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जरूरी। तो इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आई। कैसे निकल के आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया है आपको, लेकिन आपके लिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले को कुछ और तरीके से भी याद किया जाता है पावर को। तो सुनो, मैंने क्या बोला सर, ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका वी आई हो गया। अब मैं जानता हूँ कि मेरा ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है मेरा सर, वो होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो क्या मैं V इज इक्वल टू आई आर अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दूं, तो क्या V इज इक्वल टू आई आर रख दिया तो यहाँ पे आई है, तो फॉर्मूला दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका आई स्क्वायर आर बन जाएगा। ये जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, सारे फॉर्मूले आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम लिख रहे हैं, जितना जरूर हम लिख रहे हैं। एक साथ दिखाता हूँ, फिर बाद में पता कैसे निकल के आ रहा है ये भी समझ में आना जरूरी है। अच्छा, ओम्स लॉ से मैं एक और बात भी तो बोल सकता हूँ सर, ओम्स लॉ से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि आपका जो V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्या मैं यहाँ से ही बोलता हूँ कि आई क्या हो जाएगा, वो आर हो जाएगा, आपका वी अपॉन आर हो जाएगा। अब इस चीज को मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। तब यहाँ पे रखता हूँ तो उस टाइम पे पावर क्या निकल के आएगा सर, आप वी इंटू वी बाय आर आप रख सकते हो। तो यहाँ से पावर क्या निकल के आएगा, पावर निकल के आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर क्या निकल के आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब सुनो बात, ये दोनों चीज निकल के आ गई। अब सुनो आगे की बात, तो आपके पावर के तीन फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, और तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत भी बोलो तो कम बोलना है, क्योंकि इस सवाल कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछेंगे और आपको ये आने भी चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएंगे पावर के तीन फॉर्मूले, देखो पावर के तीन फॉर्मूले हो जाएंगे आपके, इलेक्ट्रिकल पावर, वो होगा पावर इज इक्वल टू, एक तो हो गया वी आई, दूसरा क्या हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा क्या हो गया आई स्क्वायर आर। ये तीनों फॉर्मूले आपको रट्टे होने चाहिए विदाउट एनी फेल, तीनों ही आना चाहिए। कि कल को आपको एग्जाम में मान लो आपको वी पोटेंशियल दे दिया और आई दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। आपको वी दे दिया, पोटेंशियल दे दिया और रेजिस्टेंस दे दिया, तो आप इससे निकालोगे। अगर आपको करंट दे दिया और रेजिस्टेंस दे दिया तो आप इससे निकालोगे। इसलिए तीनों फॉर्मूले आपको लगाने आने चाहिए। अच्छा, यूनिट क्या होती है इस पावर की सर, पावर की यूनिट तो हमेशा से सदा से सेम ही रही है। पावर की यूनिट होती है वॉट होती है, या कभी कभी हम इसको जूल सेकंड बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी अपॉन टाइम होती है। सबको मेरे ख्याल से पावर क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। तो देखिए आगे अपन नेक्स्ट बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं आपकी हीट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल हीट की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीट, और इसको हम बोलते हैं हीट डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मतलब ये हीट खा रहा है, एनर्जी कोई खा रहा है। कौन खा रहा है, रेजिस्टर खा रहा है एनर्जी। पोटेंशियल गिरा रहा है ना, तो उसको खा रहा होगा। डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। तो सुनो आगे की बात, मैंने क्या बोला सर, आपका पावर क्या होता है सर, वो होता है आपका एनर्जी। एनर्जी को मैं हीट से प्रिंट कर रहा हूँ, ये एनर्जी है और कुछ नहीं। हीट एनर्जी होती है एक तरह की, एनर्जी अपन क्या होती है, टाइम होती है। तो यहाँ से मैं
एच को हीट को क्या लिख सकता हूँ आपका पावर इनटू टाइम लिख सकता हूँ। अगर पावर दी गई है आपको सवाल में और आपको टाइम दिया गया तो आप इससे हीट निकाल सकते हो, हीट एनर्जी। दूसरा, अगर मैं पावर का फॉर्मूला मैंने अभी अभी देखा है सर, पावर का फॉर्मूला एक क्या होता है आपका वी आई होता है, तो हीट का या एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी आई टी हो जाएगा। दूसरा सर मैंने पावर का एक और फॉर्मूला भी तो देखा था सर, वो था आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा हीट का। और तीसरा फॉर्मूला सर आई स्क्वायर आर टी। ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। आई होप कि हर किसी को जो भी मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ थोड़ी सी फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि साफ सी बात है, सिंपल चीजें हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हीट के तीनों फॉर्मूले आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आने चाहिए। अच्छा, हीट की जो ऐसा यूज हो जाएगी, कभी कभी इसको हीट बोलता है बच्चों, कभी कभी इसको बोलता है आपकी एनर्जी बोल देता है, तो एक ही बात है आपके लिए। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी जूल हो जाएगी। ठीक है, हर बच्चों को पता है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कुछ उस किताब में इसको कभी कभी न्यूटन मीटर भी लिख देती है, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। न्यूटन मीटर वर्क होता है, वर्क भी एक तरह की एनर्जी ही होती है। ये हो गई बात, ठीक है। अब सवाल आता है एक मस्त वाला, अब सवाल आता है आपका ये मस्त वाला कि मैंने बोला देखो पावर का फॉर्मूला तीन, एक हो गया वी आई, एक हो गया आपका आई स्क्वायर आर हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बताइए पावर पावर अगर बोलूं इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन पावर क्या होगा, पावर के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? जल्दी बताओ आंसर, आप लोगों को क्या आंसर आता है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई है तो आपकी जो पावर की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? बताओ जल्दी से, क्या है आपके आंसर क्या हो सकते हैं इसके हिसाब से? अगर मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया है तो पावर की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बता दो। निखिल जी बोल रहे हैं डिक्रीज होगी, क्यों होगी निखिल जी डिक्रीज? चलो आपने बोल दिया, बाकी तो क्या बाकी लोगों को आंसर करने पे भी। मनदीप जी बोल रहे हैं डिक्रीज होगी, मनदीप जी बोल रहे हैं डिक्रीज होगी। चलो ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन देता हूँ, चलो ऑप्शन दे दिया आपका इंक्रीजेस, तो ऑप्शन दे ही रखे हैं, डिक्रीजेस, सी ऑप्शन कैन नॉट से, डी ऑप्शन रिमेन सेम। सेम सेम, बताइए क्या होगा आंसर? ये पावर इंक्रीज इन पावर, आपका पावर जो होगी वो डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, रुचि जी, मनदीप जी, निखिल जी का आंसर डिक्रीज है, शुमाला जी को भी आंसर डिक्रीज है, जो साथ में आई थिंक बोला, सोनी जी का आंसर डी आया, वो बोलते हैं सेम रहेगा, मीनू जी बोलते हैं इंक्रीज होगा। चलिए करते हैं, हैप्पी जी आपने आंसर नहीं बताया अभी तक, सो रहे हो क्या? या अभी अभी भी शादी में होती बहन की? देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, सेम कुछ बता नहीं सकते, रिमेन सेम, तो आंसर इसका है मेरे प्यारे 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 महान बच्चों, आंसर सी है। अब देखो कोई बच्चे अलग अलग आंसर क्या क्या आएंगे, P इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। तो बच्चों ने सर यहाँ पे तो कहीं रेजिस्टेंस का नाम ही नहीं आ रहा, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़े चाहे घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिल्कुल ही गंदा लॉजिक। क्यों? जब मैंने तुमसे बोला है कि आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दिया होगा उसके हिसाब से वो फॉर्मूला आपको लेना होगा। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आपको जो आर है वो नहीं दिया तब आपको ये फॉर्मूला लिखना है, पर अगर आर के बारे में आपको जानकारी दे रखी है तब आप या तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे या ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। मैंने कहा ना तीनों फॉर्मूले सही है, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, तीनों पर डिपेंड करता है वो। अच्छा सर, तो मतलब आंसर आपका रिमेन सेम, फिर तो गुंजाइश खत्म हो गई। अब आप आगे बात करते हैं कि बढ़ेगा या घटेगा, तो सुनो, तो अगर बाकी दोनों फॉर्मूले, एक हो रहा है आई स्क्वायर आर और एक हो रहा है आपका बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसके हिसाब से अगर बात करें तो इसके हिसाब से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर आपकी बढ़नी चाहिए। इसके हिसाब से क्या है आपका, पावर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा, तो रेजिस्टेंस अगर आपका बढ़ेगा तो आपका पावर क्या करेगी, घटेगी। तो दोनों उल्टे उल्टे आंसर दे रहे हैं ना। लेकिन अब दिक्कत है कि मैं कौन सा आंसर करके आऊं, तुम नहीं बोल सकता, सिंपल सी बात, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल उल्टे उल्टे जवाब दे रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट से। आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट से। तो सर ऐसी क्या चीज थी जो उसको एग्जाम में देनी चाहिए थी या क्वेश्चन में देनी चाहिए थी जिससे मैं इसका आंसर निकाल पाता। ये तो डाउट आता है सर, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो देखो, इफ मुझे रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है तो मुझे दूसरी चीज को कांस्टेंट रखना चाहिए ना। तो अगर उसने सवाल में लिखा है इफ वोल्ट इफ वी इज कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है और r क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आप समझ जाओगे सर आपको v कांस्टेंट दे के उसने आपसे एक बात पक्की कर दी कि आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। यानी उस केस में मैं आपका p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय r यूज करूंगा, और अगर आपका r बढ़ेगा तो मेरा पावर क्या करेगी, घटेगी। तो उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी, ये वाली जानकारी वो नहीं दे रखी, इसलिए हम नहीं कर रहे। कल को जब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो कल को पैरेलल सर्किट यूज करेगा। तो पैरेलल सर्किट में आपका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल सर्किट हाँ, क्या होता है पैरेलल सीरीज नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने इतना तो सुना ही होगा, बचपन से पढ़ के आ रहे हो। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए आपका पैरेलल में हम वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इफ वी इज इक्वल टू, सॉरी वी नहीं, अगर मैंने बोला था आपसे कि आई कांस्टेंट है, और मैंने क्या बोला था, करंट क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसको आगे जाके कभी बोलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर करंट कांस्टेंट, तो करंट इसका मतलब वो आपको करंट दे रहा है, करंट दे रहा है तो आपको साफ सी बात है आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा आर के साथ में। और यहाँ पे बोलता है कि आर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो साफ सी बात है सर, इस केस में मुझे आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर मेरा आर यहाँ पे बढ़ेगा तो मेरा पावर भी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि इसको देना पड़ेगा कि कौन सी केस है, क्योंकि नहीं दे रखा तो हम आंसर नहीं कर सकते। अगर इस तरह से देना है, इस तरह से उसने दिया, ये दोनों चीज उसने दी, तब जाके मैं उसका आंसर कर पाऊंगा। आई होप कि सब बच्चों की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हर बार जो आंसर देते हैं आंसर ही गलत आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती तो आ रहा है। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम पढ़ते हैं न्यूटन डायमेंशन में, इस चीज को हम पढ़ते हैं न्यूटन डायमेंशन में, वो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। इसको यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक चीज अच्छी समझ में आएगी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जब वहाँ एक्चुअली जब हम न्यूटन डायमेंशन पढ़ाते हैं तो आप लोग जनरली 11th क्लास में होते हो, और 12th में आप 11th वाला चीज पढ़ते नहीं हो, और जब ड्रॉपर होते हो तो ड्रॉपर में आपके माशाल्लाह इतने अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं कि भैया आपको बताओ तब भी आपको पता नहीं होता। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है हमको, यूनिट तो पता है ओम होती है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला किसमें निकाला जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एम एल टी, ए जो कि करंट होता है आपका, और फिर होता है केल्विन जो आपका होता है टेम्परेचर, ये हो गई 3 4 5, उसके बाद होता है कैंडेला, और उसके बाद होता है आपका मूल। तो ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, आपको इन्हीं के टर्म्स में किसी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होता है। अब बात ये आ रही है कि अगर मैंने आपसे पूछा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप आपसे अगर मैं पूछूं तो सबसे पहले मन में जिसके ख्याल आता है ना बच्चों का, सबसे मन में ख्याल आता है v इज इक्वल टू आई आर निकल के आता है। आर से वो क्या करते हैं, आर को लिखते हैं वो v अपॉन आई लिखते हैं, आर को लिखते हैं v अपॉन आई, और फिर हो जाता है पावर। कि सर v की तो यूनिट v होती है, पर v फंडामेंटल तो नहीं है। करंट फंडामेंटल मैं जानता हूँ तो उसकी जगह पे ए लिख दोगे, पर इसकी जगह पे क्या करोगे, तो फिर आपको v का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। अब v का फॉर्मूला कहाँ से लाओगे, ठीक है। अब आप v का फॉर्मूला लाओगे सर, v होता है आपका U बाय क्यू होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय क्यू होता है, ये होती है जूल, ठीक है, ये होता है चार्ज, ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेकिन चार्ज भी तो आपका फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फिर चार्ज का फॉर्मूला ढूंढ के लाओ कहीं से। तो सोच रहे करेगा जरा तुम, ये हो रहा है, तो इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, निकाल सकते हैं पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर मैं सोचता हूँ कि सर किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ रेजिस्टेंस का जिसमें रेजिस्टेंस आता हो, और मैं उससे आपका आंसर निकाल पाऊँ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस का। तो जो बच्चों मैंने अभी चीज पढ़ाई है वहां पे ये चीज पढ़ा उसी से बता रहा हूँ। तो आपने पढ़ा है वो हीट का फॉर्मूला, हीट के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका वी आई टी, एक होता है आपका जो कि होता है कि आपका वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब आपके पास में ये 3 फॉर्मूले भी तो हैं, इन 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो बात ये है, तो वो हीट का फॉर्मूला तो सबको पता होता है, हीट होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू याद होना चाहिए, हीट एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। फोर्स का भी याद होना चाहिए, फोर्स का होता है आपका एम एल टी माइनस टू, ये याद ही होना चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते सर, इसमें तो आर ही नहीं आ रहा, मुझे आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, आर ही नहीं है इसके अंदर, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। क्यों, जब इसको यूज करने जाएंगे तो इसमें v जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, जो v है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फिर हमें v का फिर से निकालना पड़ेगा, तो वही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो यहाँ हुई थी। ठीक है, हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, क्यों इस्तेमाल करेंगे तो सुनो। तो देखो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है,
अगर मैं बात करूं तो इसका मुझे डायमेंशन फॉर्मूला याद होता है ml2t-2, ठीक है। इस ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो मुझे निकालना ही है, और इसका क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम का क्या होता है, टी होता है। तो बड़े आराम से मैं यहाँ से रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल कर दूंगा आपके सामने। वो क्या हो जाएगा, ml2t-2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ml2t-3a-2। जल्दी से बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ये डायमेंशन फॉर्मूला मैंने कैसे कैसे निकाला है, किस तरीके से निकाला है, ये आप बच्चों को यहाँ बैठे हो को समझ में आ रहा होगा। आई नहीं आई बात समझ, जल्दी बोल जाओ, जल्दी बोल जाओ। ठीक है, अब पता है इसकी हेल्प से आप v का बड़ी जल्दी निकाल सकते हो। इसकी हेल्प से आप v का पोटेंशियल फॉर्मूला बड़ी जल्दी निकाल, वो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? तो v क्या होता है, v होता है आई आर। अब r का मुझे पता है कि वो क्या होता है आपका, मतलब ए आई, करंट का क्या होता है, करंट का ए होता है। डायमेंशन फॉर्मूला r का क्या हो गया, r का हो गया ml2t-3a-। सर बोल रहे हो सर आप न्यूटन डायमेंशन पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, न्यूटन डायमेंशन नहीं पढ़ा रहा, पर न्यूटन डायमेंशन का वो पार्ट बता रहा हूँ जो कि आप वहां नहीं समझ पाते और यहाँ समझ जाओगे। तो ये निकल के आ गया आपका। अगर कोई बोलता है सर मुझे Q का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो सर Q क्या होता है, चार्ज होता है। Q का निकालना हो कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं निकाला तो यहाँ निकालना सकूंगा। मैं जानता हूँ I क्या होता है, सर I होता है Q/T। तो देखो ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू IT आ जाएगा। तो मुझे Q का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सर वो हो जाएगा एम्पियर इनटू टाइम। तो डायमेंशनल एनालिसिस भी मैंने आपको कुछ समझा दिया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों से ये हो नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि हर बच्चे को ये समझ में भी आया होगा। अब सुनते हैं एक नया क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मान के चलो कि हर 3-4 साल में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, और उससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी। और आपने बहुत सारी पूछा है। सवाल ये है कि आपका जो होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है, नाम तो सुना होगा इसका आपने, 1 किलोवाट आवर, ये इज अ यूनिट ऑफ, इज अ यूनिट ऑफ, मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको हमेशा पढ़ाता हूँ, इज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होगी ये? फर्स्ट ऑप्शन कि आपकी ये करंट की यूनिट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन कि ये आपकी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट है। सी ऑप्शन कि ये आपकी पावर की यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की। और डी ऑप्शन जो है वो आपकी ये किसकी यूनिट है, वो आपकी एनर्जी की यूनिट है। जो जल्दी जल्दी मुझे प्यारे प्यारे बच्चों बता दो कि किसकी यूनिट है आपकी। ऋतु जी का आंसर आ रहा है एनर्जी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन ही बहुत बार पढ़ लिया हो तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। प्लस ये क्वेश्चन क्लास 8th वाले टॉपिक में भी आता है, अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो भी करो आंसर, लेकिन जरूर बताओ कि आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है। तो ऋतु जी का आंसर आया एनर्जी, और आपका सोनी जी का भी आंसर आया है डी। बाकी लोग का क्या आंसर है तो उसको बताना, देखता हूँ जिसका आंसर सही आएगा उसको आपको टॉफियां भी मिलेंगी, पैसा भी मिल सकता है। निखिल जी आंसर कर रहे हैं सी पावर, शुमाइला जी आंसर कर रही है एनर्जी। ये हर बार मैं क्लास में करवाता हूँ, हर बार क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे इसका आंसर जरूर कर देते हैं। मुझे भी पूरी पूरी संभावना है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बच्चे इसका गलत आंसर जरूर देंगे, कोई सुधरे नहीं आज तक। ठीक है, हैप्पी जी का भी आंसर सी आ रहा है, देखते हैं हम बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है। 2 आंसर मुझे मैसेज चुके हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर डी बोल रहे हैं। देखते हैं बाकी लोग क्या आंसर बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी निकलो जल्दी। और कहाँ गए सर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। शिवानी जी इंचार्ज जी को मेरी खबर पहुंचा देना, उनसे पूछना क्लास को नहीं आ रही है, अर्शी जी से भी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मीनू जी भी आंसर सी बोले, चलिए बहुत बढ़िया बात, मीनू जी ने और सबने आंसर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो गधेड़ों, अब सुनो इसका आंसर है क्या, चलो पता करते हैं। तो देखो बात करते हैं इसको, 1 किलोवाट को पकड़ते हैं, ठीक है, इसकी आज पूरी पीएचडी कर डालूंगा मैं तुम्हारे सामने, सुनो। तो देखो इसको पकड़ो, ये किलो का मतलब क्या होता है, ये किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। किसी भी चीज के अगर किलो लगा दोगे तो 10 की पावर 3 होता है। जैसे कि मैंने बोलता हूँ ना 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है क्या, 1000 मीटर, मतलब इसका मतलब क्या है 10। तो सबको ये पता होना चाहिए, तो चीज का आंसर डी है। तो किलो का मतलब होता है 110 की पावर 3। वॉट, ये वॉट क्या होता है, किसकी यूनिट होती है वॉट, सर वॉट यूनिट होती है पावर की। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, ठीक है। ये आवर, ये आवर किसकी यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों, आवर यूनिट होती है टाइम की, ठीक है। ये तो नंबर है ना, इसको तो अलग ही रखो। तो ये जो 1 किलोवाट आवर है ये क्या है, ये पावर इनटू टाइम है। अब गधेड़ो मुझे बता दो पावर इनटू टाइम क्या होता है, पावर थोड़ी ना होगा, पावर इनटू टाइम पावर हो जाएगा क्या, तो पावर तो नहीं होगा। या पोटेंशियल होगा, करंट होगा, एनर्जी होगी, अरे गधेड़ो। तो पावर, पावर क्या होती है सर, पावर होती है आपकी एनर्जी अपॉन टाइम होती है। पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम होती है, इनटू टाइम। तो टाइम और टाइम एक दूसरे को खा जाएंगे, आंसर क्या निकल के आएगा, एनर्जी निकल के आएगा। यानी 1 किलोवाट आवर या किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, वो आपकी एनर्जी की यूनिट होती है। ये याद होना चाहिए, वैसे तो नहीं याद है, बहुत सरल की बात है। अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा यूनिट है तो और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो देखो 1 किलोवाट आवर को हम किसमें चेंज करने वाले हैं, मैंने बोला सर अगर 1 किलोवाट आवर जो होता है वो एनर्जी होता है तो उसका आंसर तो जूल में आना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, मैंने ये कब कहा कि ऐसा यूनिट है।
है तो यूनिट का ऐसे। तो मैंने बोला कि चलो जूल में दिखाते हैं इसकी कितनी वैल्यू आती है, ये वैल्यू भी आप सबको याद होनी चाहिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, कर रहा हूँ। तो देखो, तो मैं कह रहा हूँ कि सर इसका मतलब क्या, मुझे क्या क्या चेंज करना है। पहली बात तो किलो, किलो को मैंने रख दिया 10 की पावर 3 रख दिया, ठीक है। उसके बाद वॉट, वॉट तो क्या होता है सर, वॉट तो कुछ नहीं होता, वॉट जूल पर सेकंड होता है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आर, आर को मैं सेकंड में चेंज करता हूँ, तो 1 घंटे में होते हैं आपके 3600 सेकंड, हर बच्चे को पता होगा ये। इससे क्या होगा, सेकंड सेकंड आपस में जाएगा, जूल बच के आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600 इंटू 3 जीरो और, तो इसको मैं 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आपका, अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू जो मैं लिखने वाला हूँ, ये वैल्यू भी आपको रटी हुई होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब पता है 1 किलोवाट आर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना, इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आपके पास में जो घर में आपके मीटर लगे होते हैं ना, घर में मीटर देखेंगे कभी आपने, घर में जो काले काले से गोले गोले से जो मीटर लगे होते हैं आपके, ठीक है, ये जो आपके घरों में इलेक्ट्रिकल होम मीटर होते हैं, ठीक है, तो मीटर होता है, इलेक्ट्रिकल मीटर होते हैं आपके घर में, तुमने कभी उसको अच्छे से देखा हो ना, तुमने अगर उस पर कभी भी गौर किया हो, तो यहाँ पे कुछ डेट्स होती हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे करके होती है, यहाँ एक रेड वाली तो गिनना नहीं होता है, यहाँ पे आप देखते हो जैसे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 के बाद थोड़ी बात 7 हो जाती है, फिर वो 8 हो जाती है, तो तुम देखते हो एक एक यूनिट बढ़ रही है। फिर तुम पता क्या करते हो, फिर तुम बोलते हो कि आपसे आपसे आपकी मम्मी पूछती है, बेटा बेटा बता बेटा इस महीने मीटर की रीडिंग क्या हो गई, तो आप बोलते हो सर कि मम्मी इस महीने आपकी 50 यूनिट आई है, 50 यूनिट आई है। ये 50 यूनिट किसकी है, ये क्या यूनिट है, काय की यूनिट है, ये कौन सी यूनिट की बात कर रहा है आपकी, ठीक है। आप बोलते ना सर 50 यूनिट आई है, तो ये क्या है, क्या किस यूनिट की बात कर रहे हो आप, ये किस यूनिट की, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो आपने ये जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, काय की यूनिट है, तो आप उसको बोलोगे सर ये पावर की यूनिट है, ठीक है, और ये आपका एनर्जी की यूनिट है, और ये आपकी जितना आपका करंट आपके घर में आ रहा है ये उसकी यूनिट है, या जितना पोटेंशियल चार वोल्टेज आपके घर में आ रहा है, कहते हैं ना घर में ज्यादा वोल्टेज आ गया कम वोल्टेज आ गया, ये उसकी यूनिट है। ये यूनिट है किसकी, तो तुम्हारा एक मीटर में ऊपर नीचे हो रहा है, ये यूनिट है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी 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 बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं बताया था, जो 50 यूनिट होती है आपकी, जो यहाँ पे यूनिट होती है, ये क्या होती है, जो आप घरों में यूनिट बोलते हो, ये आपका एक्चुअली में किलोवाट आर ही होती है, और कुछ नहीं होती है, एनर्जी होती है आपकी, ठीक है। और ये बस याद रखना कि घर में जो आप इलेक्ट्रिकल यूनिट बोलते हैं ना, उसका मतलब और कुछ नहीं, उसका मतलब किलोवाट आर होता है, तो किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है। बाकी सारी चीज आप यहाँ पे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, किलोवाट आर की होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, जो घर पे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, ठीक है, वो आप पावर का नहीं दे रहे, वो आप करंट का नहीं दे रहे, वोल्टेज का नहीं दे रहे, वो आप एनर्जी का दे रहे हो, सारी चीज आपको समझ में आना चाहिए। मुझे लगा क्लास खत्म हो गई, नहीं नहीं बेटा क्लास खत्म नहीं, क्लास बीच में कर छोड़ दूंगा, ठीक है। अब सुनो, तो इस सवाल को करते हैं अपन, ये सवाल अगर हम देखें तो देखो, इस सवाल में क्या देखा है, द बल्ब रेटिंग इज 100 वॉट वॉट एंड 220 वोट, तो यूनिट देख के आपको पहली बात तो समझना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है, ये आपको उस बल्ब की पावर दे रखी है, और ये आपको उसके ऊपर वोल्टेज दे रखा है, और सबसे पहले क्या पूछा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए आप पावर का फॉर्मूला जानते हो, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, अगर जिसको तीनों फॉर्मूले पता है वही सवाल कर पाएगा। पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, एंड पावर इज इक्वल टू आपका आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। अब बात की क्या क्या दिया है सर, पावर दी है, वोल्टेज दिया है, और रेजिस्टेंस निकालना है, तो साफ सी बात है आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पावर इज इक्वल टू, आप पहले वाले पार्ट को अगर करने जाओगे तो पावर इज इक्वल टू आपको वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आर क्या हो जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, और वी क्या है आपका सर, वी हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर, पावर क्या हो जाएगा आपका 100, काटा पीटी मचाओगे आंसर पाओगे, 22 होता है 484। तो मेरे ख्याल से आपको ये आंसर मिल गया होगा, मैक्सिमम बच्चों के आंसर ये आए हैं, शाबाश शाबाश जिसने सही कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं करंट थ्रू बल्ब क्या होगा, तो देखो सवाल में देख क्या रखा है, सवाल में आपको आपके पास 2 3 तरीके हैं सवाल करने के, इस सवाल करने के बाद के लिए आपके पास 2 3 तरीके हैं, क्या है वो 2 3 तरीके, तो देखो या तो आप पावर से करोगे तो पावर इक्वल टू वी आई से भी कर सकते हो, लेकिन अब आप इससे भी तो कर सकते हो, आर पता है तो वी इक्वल टू आई आर से भी कर सकते हो, इससे भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज दे रखी है उसी से करते हैं। तो पावर इक्वल टू वी आई होता है, तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा आपका, पावर अपॉन वोल्टेज हो जाएगा, तो आई क्या है आपका, पावर कितना है, पावर है सर आपका 100, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 220 दे रखा है ना, 220 हो जाएगा, तो 220 करेगा 10/22 आएगा, काटा पीटी मचानी है तो मचा लो, वरना आप 210 to 11, ये आपका आंसर निकल गया। इसकी वैल्यू शायद मेरे ख्याल से 45 ऐसे कुछ निकल के आती है, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और इसका अगर मैं बात करता हूँ सी,
सी पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ आपका, तो सी पार्ट क्या बोल रखा है कि इफ बल्ब इज टू ऑपरेट एट 110 वोल्ट पावर सप्लाई, बोल रखा है सी पार्ट में कि आपका अगर अगर आपका जो बल्ब है वो 110 पावर सप्लाई पे काम करना शुरू कर दिया, अब वो किस पे काम कर रहा है 110, तो अब सुनो क्या हुआ होगा। मैंने बोला सर पहले ना इनिशियल वोल्टेज आपका कितना था, वो 220 था। अब नया वोल्टेज वी फाइनल क्या हो गया, मैं V12 लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर लगता है। V2 कितना हो गया, वो 110 वोल्ट हो गया। तो क्या चेंज कर रहा है, वोल्टेज चेंज कर रहा है, ठीक है सर। लेकिन जो बल्ब है, बल्ब तो सेम है ना मेरे प्यारे बच्चों, बल्ब तो सेम है। और बल्ब अगर सेम है तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा, अगर बल्ब सेम है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा सर, रेजिस्टेंस भी तो सेम रहेगा। अरे बल्ब सेम है तो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस इज सेम। तो मतलब सवाल में अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान लगाऊं कि मुझे पावर के, देखो पावर भी चेंज नहीं करी है उसने, लेकिन पावर चेंज हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा सर, पावर का के बारे में बात हो रही है कि पावर निकालनी है, मुझे वोल्टेज दे रखा है और मुझे रेजिस्टेंस भी पता है कि सेम रहेगा, तो मुझे इसके तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है मुझे वो यूज करना पड़ेगा। सर पावर होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि बल्ब सेम है तो आर क्या रहेगा, आर आपका सेम रहेगा। अगर आर आपका सेम रहेगा तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ, दो तरीके निकालेंगे, मैं दो तरीके बताता हूँ आपको, सुनो। तो दो तरीके क्या हो जाएंगे सर, आप देखो ये हो जाएगा कि आपका जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम अगर देखो तो अगर तुम इस बात पे ध्यान दो कि जो तुम्हारा v है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। देखो पहले कितना था, पहले आपका 220 था और अब कितना 110, तो हाफ हो गया ना। जो V2 है वो क्या है, V1/2 हो गया, ठीक है। तो मेरा अगर मेरा वोल्टेज हाफ होता है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर जो हो जाएगी वो P1/4 हो जाएगी, तो समझ रहे हो। तो V2 है वो V1/2 है, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो पावर क्या हो जाएगी उसके स्क्वायर हो जाएगी, मतलब V1/2 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा P1/4। तो P2 क्या निकल के आएगा सर, पहले कितनी पावर थी, पहले थी 100 पावर, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो 25 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने शायद दूसरे तरीके से किया होगा, गलत नहीं है बिल्कुल वो, लेकिन उस तरीके से भी आंसर सही आएगा। तो क्या बोलोगे सर, आप इस पे सीधे फॉर्मूला डाल दो ना, आर पता है मुझे, नया वी पता है मुझे, तो नया पी निकल जाएगा। P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन आर, आर तो सेम रहेगा, तो P2 V2 की वैल्यू क्या है 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 484, यहाँ से 10 तो 11, 11 से काटोगे इसको, 11 4 44, 11 4 44, फिर यहाँ पे 10, फिर 11 से काटोगे 11 4 44, फिर 4, आप 100 है तो 100 को काटोगे 25 मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये मैं बताना चाहता था, बेटा आप किसी भी मेथड से निकालो, आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सोचना कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो जो जो चीज दे रखी है आपको उनके बीच में फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। कुछ बच्चों ने V²/R से फॉर्मूला लगाया होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों ने शायद उससे लगा लिया होगा, ये भी एक अच्छा मेथड है। क्या दोनों मेथड आपको यहाँ पे जितने बच्चे मेरे से इस टाइम पढ़ रहे हैं, क्या सबको समझ में आया है कि नहीं आया है, अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है नहीं मिल रही है, तुमने जो मेथड पढ़ा होगा वो तो है ही, तुमने जिस मेथड से किया होगा वो भी है, लेकिन जिस मेथड से मैंने आपको बताया कि एक नया मेथड आपको सीखने को मिला, और वो भी कोई बुरा मेथड नहीं, वो भी बहुत अच्छा खासा मेथड है। तो बस यही वाली बात है कि पढ़ने में आपको हर तरह की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पे हमने बहुत सवाल कर दिए, इतना ठीक है, अभी तक के लिए इतना ठीक है। चलो अब सुनो, एक काम करते हैं, आज की क्लास ना हम यही एंड कर देते हैं और हम कल भी क्लास रखते हैं, क्या बोलते हो, कल क्या 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 हमारी कल क्लास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताओ। आप लोगों की मुझे पोल की जरूरत है, कल क्लास हाँ कि ना कि नहीं कि सर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी आप दे दोगे। पर मेरे ख्याल से हम एक काम ये कर सकते हैं कि अभी क्लास बस छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास ना करके एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। कल हम जो कंसेप्ट शुरू करने की मैं सोच रहा हूँ वो ईएमएफ और वोल्टेज, इस पे बैटरी के बारे में, सेल एंड बैटरी के बारे में करने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कल इसको स्टार्ट भी किया जाए, ताकि आपकी एक नई फ्रेश क्लास रहे। अभी तो क्लास काफी लंबी भी हो गई है और हमने सिलेबस भी ठीक ठाक कवर कर दिया है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि सबका हाँ हाँ नहीं आ रहा है आंसर, हाँ हाँ आंसर आ रहा है, तो इसी हिसाब से एक बच्चे का नहीं आंसर आया है, बस बाकी सबका हाँ आंसर आया है। तो एक काम करते हैं, हम कल क्लास रखते हैं आपकी। देखो ऐसे क्या है ना, क्लास छोटी भी रहेगी और इंजॉयबल भी रहेगी, ठीक है। मैं शायद आपको भेजना भूल गया यार, शिट, ओके मैं चलो उसका भी कुछ जुगाड़ करता हूँ। मैं आपको मे बी आज या कल आपको मैं आपके वो भेज दूंगा, मॉड्यूल भेज दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो बच्चा लेके गया वो अभी तक वापस करके नहीं गया, ठीक है। तो अपन ये करते हैं कि मॉड्यूल में भेज दूंगा आज या कल आपको, इसको भी देखिए, ठीक है। अपन फिर बाद डिस्कशन, चलिए आज के लिए फिर इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज क्लास थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, समझदार अच्छी क्लास थी, ज्यादा हार्ड क्लास तो नहीं थी, पर कुछ कुछ नई चीज सीखने को आपको जरूर मिली होंगी यहाँ पे। और जो फॉर्मूले आपने किए हैं हीट के और पावर के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आई होप सब बच्चों को समझ में आए होगी। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द क्लास।
सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच.